चार्टर डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दैट कि सर ये कंपनी का एक तरीके से लॉ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़े। ठीक है, तो एमओए किससे डील करता है सर? कंपनी अपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगी, हाउ वुड अ कंपनी इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है सर, तो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जनरली 6 क्लॉजेस होते हैं जो कल हमने देखे थे, और यदि वो ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो उसमें एक और क्लॉज होगा, दैट विल बी नॉमिनी क्लॉज। ठीक है सर, तो अब आइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना चालू करते हैं। शिरीन, प्लीज डू अस द फेवर। The Memorandum of Association of Company is in fact its charter. It defines its constitution and the scope of the powers of the company with which it has been built, established under this Act. It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस, यानी कि वो जो नींव होती है या फिर जो बिल्डिंग होती है, होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। इट इज द एमओए इज द वेरी फाउंडेशन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। सर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कितने, क्या क्या है, क्या काम कर सकती है, तो ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी की बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये वो इतना इंपॉर्टेंट है, यदि ये हिल गया ना तो पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी। इसलिए इट इज द एडिफाइस, इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द होल बिल्डिंग ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। ठीक है, आइए, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अपन ने देखा था कि जब कभी भी अपन कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करने जाते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में से एमओए और एओए आते हैं। तो सर क्या ऑब्जेक्टिव है एमओए को रजिस्टर कराने के? फर्स्ट, श्रीन। It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operations beyond which its actions cannot go. सर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या क्या काम कर सकती है वो सारे के सारे कहाँ दिए हुए होंगे? ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी इस दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। तो आप किसी कंपनी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, आपको डेफिनेटली उस कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज उठा के देख लेना चाहिए। इनफैक्ट पूरा एमओए उठा के पढ़ लेना चाहिए उससे डीलिंग करने से पहले। ठीक है, सो इसलिए वो कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, उसके काम इस दायरे के बाहर नहीं जा सकते हैं, ये सब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होगा। फर्स्ट, सेकंड, It enables shareholders, creditors, and all those who deal with the company to know what its powers are and what activities it can engage in. देखो, इट एनेबल्स द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। कंपनी में पैसा किनका लगा हुआ होगा? या तो शेयर होल्डर्स ने आपसे शेयर्स खरीदे हैं और आपको पैसा दिया है, या फिर क्रेडिटर्स से आपने उधार लिया है और उनको डिबेंचर्स दिए हैं और आपको पैसा मिला है एज अ कंपनी। तो सर जब शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने उनसे पैसा क्या कह के लिया कि आपका पैसा किन एक्टिविटीज में काम आएगा? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी बातें लिखी गई हैं, आपका पैसा अल्टीमेटली उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को के लिए काम आने वाला है। तो सर शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को कहां से पता पड़ता है कि उनका पैसा किस जगह पे काम आने वाला है? कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता पड़ता है। यदि आपने शेयर होल्डर्स से, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए बनी है, कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए बनी है, ठीक है, और आपने ऐसा कह के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से पैसा ले लिया और बाद में कंपनी ने वो पैसा टॉय ट्रेडिंग या वेजिटेबल ट्रेडिंग के लिए यूज करने लग गए,
तो कह के तो कुछ लिया था पैसा और यूज उस पैसे को कहीं और कर लिया, तो क्या वो धोखा नहीं होगा शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ में कि हम आपसे पैसा इसलिए ले रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए, उसे काम में ऐसे ले लिया जो कहीं पर कंपनी उस काम को करने के लिए बनी ही नहीं थी, जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ ही नहीं था। सो यू आर अल्टीमेटली चीटिंग द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स। इसलिए कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके काम करना अलाउड नहीं होता है। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर जो भी एग्रीमेंट उसने बनाए हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं इनटू द आईज ऑफ लॉ, वो गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को भी पता पड़ना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटी में एंगेज हो सकती है कंपनी। ठीक है, ये पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A memorandum is a public document under Section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with a company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. देखो, Section 399 of the Companies Act is dealing with one of the doctrines which is known as doctrine of constructive notice। ये आगे एक टॉपिक आएगा आपके, doctrine of constructive notice। Now understand what is the meaning of the term doctrine in law। Doctrine means established principle of law। Doctrine means established principle of law, जिसे अब चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इतना एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि उसे अब चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि साइंस का एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये इतना सही, इतनी बार चेक किया हुआ, इतना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, क्या हमें इसे अब चैलेंज करने की जरूरत है कि सन ईस्ट में नहीं और वेस्ट में राइज होता है? नो, इट इज सच एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, इट नीड नॉट बी चैलेंज्ड। उसी तरीके से डॉक्ट्रिन का मतलब लॉ में ऐसे प्रिंसिपल जिनको अब चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सो व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? पूरा टॉपिक आगे बढ़ेंगे, अभी नटशेल में इसका मतलब समझ लो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेज दैट इफ एनी पर्सन इज कमिंग टू make an agreement or do some deal with the company, इसको पहले से कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आना चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि मिस्टर एक्स कंपनी के जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको पढ़ के आ रहे हैं और फिर कंपनी से डील करने आ रहे हैं, यानी इनको नॉलेज होनी चाहिए कि एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। उनको हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि उनको नोटिस है इस बात का कि कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ के आना है, ये इनकी ड्यूटी है। नहीं भी पढ़ के आए तो भी हम ये मान सकते हैं कि ये पढ़ के आए हैं, फिर ही कंपनी के साथ में डील करने आए हैं। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दैट एनी पर्सन व्हेन ही इज कमिंग टू डील विद द कंपनी, he is presumed to have read this memorandum of association and article of association before making a deal with the company। क्या तुम्हें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया? उनको मिस्टर एक्स को नोटिस है, हम ये मान के चलेंगे, हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे मिस्टर एक्स को नोटिस है कि उस कंपनी, ये कंपनी के एमओए और एओए में क्या क्या लिखा हुआ है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? शेट्टी, मनशा, कनक, देव, पासारी। ठीक है, तो सर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर हमें कैसे पता लगेगा, मिस्टर एक्स को कैसे पता लगेगा? क्यों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो इस कंपनी के थे वो इस कंपनी ने दिखाए ही नहीं मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को कैसे पता लगेगा कि है ना इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है? मतलब मिस्टर एक्स को इन एमओए और एओए का एक्सेस कहां से मिलेगा, कहां से पढ़ने को मिलेंगे? तो सर जब अपन ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ा था तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में जमा कराने पड़ते थे। जैसे कि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर होना चाह रही है वो अपने 7 सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जमा कराती थी कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में।
उसमें से एक सेट एमओए और एओए भी यहाँ पर आरओसी के साथ में जमा कराना पड़ता था। नाउ माइंड यू, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स कोई कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ में जमा कराती है, दे आर कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब which are open for public inspection, which are open for public inspection or open for public access। यानी कि अब मान लो कि खनक या देव कोई भी आए हैं, वो एक कंपनी से डील करने जा रहे हैं, तो इस कंपनी के बारे में जानने की इच्छा है, तो सर वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑनलाइन जाएंगे, इसके पास में एक छोटी मोटी फी डिपॉजिट कराएंगे, और जो भी कंपनी के साथ में वो डील करने वाले हैं उसका एक्सेस खनक, उसका एमओए एओए और दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल जाएगा खनक और देव को, तो उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के जो होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं रे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब पब्लिक पार्लांस में सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, कोई भी उनको उठा के पढ़ सकता है। इनमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती है कि ये हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या ये हमारे कंपनी की कंज्यूमर लिस्ट है, वो तो फिर भी छुपाओ तो समझ में आता है ताकि दूसरे लोगों को पता नहीं पड़े, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो वो होते हैं जो कि पब्लिक में से कोई भी उठा के, पब्लिक एक्सेस होती है, कोई भी उठा के देख सकता है। और हम तो यहाँ तक बोलते हैं, आप किसी कंपनी के साथ में डील करने जा रहे हो तो पहले उस कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, जैसे कि एमओए एओए और भी कोई दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आप इस कंपनी के पढ़ के जाओ, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। क्या अब आपको दो तीन बातें समझ में आ गई? सबसे पहली बात कि एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पहली बात समझ में आ गई? यस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि ओपन फॉर पब्लिक एक्सेस है, थोड़ी सी फीस भरते ही इनका एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी बात, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कोई भी बंदा यदि इस कंपनी से डील करना जा रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने, उसको नोटिस है इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है, वो समझ के फिर ही इस कंपनी से डील करने जा रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें समझ में आई या नहीं आई? बोलो यस और नो। यस, फाइन, चलो। तो ये क्या है? मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आई एम सेइंग बोथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट मींस which can be easily accessed by public, ठीक है। सो हर पर्सन जो कंपनी से डील करने जा रहा है उसने मान के चला जाएगा कि उसने एमओए एओए को पढ़ के समझ लिया है कि कंपनी क्या है और क्या काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। The shareholders must know the purpose for which his company can be used by for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making the investment. सर कंपनी को पैसे कौन देते हैं? सर जनरली शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स देते हैं। तो शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को ये समझ में आना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है, कैसी रिस्क एसोसिएटेड है। ये कहाँ से पता पढ़ के चलेगा यार पैसा कहाँ लग रहा है? एमओए पढ़ के चलेगा, एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ के चलेगा। तो उन शेयर होल्डर्स को भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जब आप शेयर होल्डर बनने वाले हो तो उसका एमओए पहले पढ़ो यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum, however imperative may be the necessity for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power confessed on it by the memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and void. ये पावर कन्फेस्ड नहीं, पावर कन्फर्ड होना चाहिए था। कन्फर्ड पावर जो दी गई है बाय मेमोरेंडम। तो एक कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई बातों से डेविएट नहीं कर सकती है, हिल नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एमओए में कंपनी का नाम कुछ लिखा हुआ है तो कंपनी का वही नाम होगा। एमओए में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कुछ बताई हुई है तो उस कंपनी की वही ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। एमओए में कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स बताएं कंपनी वही काम कर सकती है। सर
ऐसा नहीं है कि आप सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बने हो, वन फाइन डे आपके दिमाग में विचार आया कि अपने को तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, ऐसे ही करने लग जाओ। सर आप अपने एमओए से डेविएट नहीं कर सकते हो। यदि आपको डेविएट होना है तो करेक्ट तरीका क्या रहेगा? करेक्ट तरीका रहेगा पहले एमओए में चेंज करो, फिर वो जो चेंज, जिस चेंज चीज के लिए काम करना चाहते हो वो पहले इसमें एमओए में करेक्ट करो, फिर वो काम करो। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वो काम कर दिया और फिर बाद में चेंजेस कर रहे हो एमओए में, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यदि आपको सबसे पहली बात, आप एमओए से डेविएट नहीं कर सकते हो, हिल नहीं सकते हो। जो उसमें लिखा हुआ है वो आपकी आत्मा है, वो फाइनल है। यू कैनॉट डेविएट फ्रॉम वॉट एवर इज रिटन इन एमओए। If at all you want to deviate, the correct procedure is first make those changes in your MOA. MOA में change करो, फिर वो काम करो। Otherwise, बिना चेंज किए वो किया गया काम जो होगा वो null and void होगा into the eyes of law. Null and void, zero value का होगा। ठीक है? So a company cannot depart from the provisions contained in memorandum. However important may be the necessity for the departure, भले कितनी भी इमरजेंसी क्यों नहीं आ जाए, आप डिविएट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए बनी है और इस बाबत वो 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। सडनली कंपनी के बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उसे 7 करोड़ रुपए की लोन की लेने की जरूरत पड़ गई, तो क्या वो डायरेक्टली मार्केट में जाके 7 करोड़ रुपए का लोन उठा सकती है? नहीं उठा सकती है सर। या तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन उठा लेवे, ठीक है, और या फिर ज्यादा लोन लेने की जरूरत है तो सही प्रोसेस क्या रहेगा? एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करो, अमेंड करो, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। इसको 5 की बजाय 7 करोड़ रुपए बनाओ, फिर मार्केट से 7 करोड़ रुपए का लोन उठाओ। अदरवाइज ये एग्रीमेंट जो है ना, ये मतलब 7 करोड़ रुपए का आपने किसी के साथ में बना भी लिया है ना, तो वो खोटा एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, it cannot enter into any contract or engage in any trade or business which is beyond the powers given to it by the memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and void. Ultra vires का मतलब होता है beyond the powers. Ultra vires का मतलब, ultra means beyond, wires का मतलब powers. It will be beyond the powers of the company. एमओए के विरुद्ध जाके कुछ काम किया है, दैट काम इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड इट इज वेरी मच नल एंड वॉइड। मंशा समझ में आ रहा है? मंशा शर्मा समझ आ रहा है सभी लोगों को? वानवी जैन, शिरीन जॉन, देव, कनक, ईशा, सर। आईफोन, रिया। हाँ सर। चलिए, तो कुछ जने तो कंटिन्यूअसली क्लास में यूं हिलते रहते हैं जैसे इसके बिना उनको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या? चलो हिलते रहो, कोई बात नहीं। तो ये पैराग्राफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, इसको घोट लेना बेटा, ये जगह जगह पे काम आएगा, ये जगह जगह पे काम आएगा तुम्हारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, घोट लेना है इसको। चलिए अब आगे क्या है, देखो, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। जैसे कि वैसे तो हमने पूरा चार्ट बना के पढ़ा था कि सर टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर नंबर ऑफ मेंबर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर कंट्रोल। ये सारे टाइप्स अपन ने एक तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया था। एक अलग तरीके का कैटेगराइजेशन और आता है, यानी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं कि सर जो आपका कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। आपको पता है स्केड्यूल्स क्या होते हैं? बुक के पीछे, जैसे बुक में बोल दिया, कोई भी बुक है उसमें बुक में बोल देते हैं कि इसकी फर्दर जानकारी बुक के पीछे स्केड्यूल 1 दी गई है उसमें, या बुक के पीछे स्केड्यूल 2 दी गई है उसमें। ऐसा कभी पढ़ा होगा ना आपने कि बुक के पीछे स्केड्यूल 1 है, बुक के पीछे स्केड्यूल 2 है।
उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे स्केड्यूल हैं, स्केड्यूल 1 2 3 4, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में जो स्केड्यूल 1 है उसमें अलग अलग 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज जो होती हैं उनके ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं, टेबल ABCDE। 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं। ध्यान रखना, कंपनीज, ये देखो इस ऑर्डर में ही लिखना, कंपनीज एक्ट 2013 के स्केड्यूल 1 में के टेबल, 5 टेबल ध्यान रखना, टेबल ABCD और E, 5 अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे होंगे। मतलब आप जो अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हो, ये जैसी भी कंपनी है उनके ड्राफ्ट के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं अपने को उनसे, ठीक है। सर कैसे है कि सर टेबल ए इज द ड्राफ्ट फॉर्मेट फॉर MOA ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अपन ने पढ़ा है ना लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सर आइदर इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो दोनों ही कंपनियां एक तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो गई। तो सर एक कंपनी विच इज टेबल ए में क्या है, ऐसी कंपनी का MOA का ड्राफ्ट दिया हुआ है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। देखें वहां पर चल के, यस आइए देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये तुम्हारा पूरा कंपनीज एक्ट खुल गया। वैसे तो 400 प्लस सेक्शंस हैं, प्लस पर आपको पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट CA फाउंडेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनीज एक्ट थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन फाउंडेशन में, मेजर पोर्शन CA इंटर और फाइनल में। तो अब अपने को स्केड्यूल 1 की तरफ चलना है इसके, ठीक है। स्केड्यूल सबसे नीचे की तरफ कहीं दिए हुए होंगे, लेट्स मूव टू दैट प्लेस। ये देखो स्केड्यूल 1 दिख रहा है आपको, स्केड्यूल सबसे नीचे जाके और कंपनीज एक्ट में हो रहे हैं। देव कुछ बोलना चाह रहा है बेटा, देव? अच्छा ठीक है। सो स्केड्यूल 1, सर देखो स्केड्यूल 1 में 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं। तो सर टेबल ए में कैसी कंपनी का ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है? टेबल ए में, स्केड्यूल 1 के टेबल ए में MOA ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। सर अपन ने क्या पढ़ा था? सर MOA में कम से कम, नॉर्मल कंपनी के MOA में कम से कम 6 क्लॉजेज होते हैं। वो 6 के 6 क्लॉजेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं? अपनी स्क्रीन पे देखो, क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लॉज नंबर 1 इज नेम ऑफ द कंपनी इज दिस इज, मान लो खनक एंड मंशा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी तो उसका नाम हो जाएगा खनक एंड मंशा प्राइवेट लिमिटेड। इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी तो उसका नाम हो जाएगा खनक एंड मंशा लिमिटेड, ठीक है। तो पहला नाम क्या है? फर्स्ट क्लॉज, कल अपन ने MOA का क्या पढ़ा था? नेम क्लॉज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? देखो आपको नेम क्लॉज यहां पर पढ़ने को मिल गया, यस। सेकेंड सर, registered office clause. The registered office of the company will be situated in the state of Gujarat, in the state of Rajasthan, in the state of Maharashtra। जो भी स्टेट में आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाह रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या काम आता है कि सर सारे रिकॉर्ड्स रखने को काम आता है। यदि किसी को आपकी कंपनी को लीगल नोटिस भेजना होगा तो वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस वाले पते पे भेजेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है उसमें आपका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताते हैं,
उसमें केवल और केवल उस स्टेट का नाम बताते हैं, उसमें केवल और केवल उस स्टेट का नाम बताते हैं जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। सेकंड क्लॉज एमओए का देखने मिल रहा है ना, कल अपन ने 6 क्लॉज पढ़े थे, याद आ रहा है? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, देन लाइबिलिटी क्लॉज, देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, देन कैपिटल क्लॉज। तो सर तीसरा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन आर, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तब हम यही ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे। नंबर 1 क्या क्या, कि सर सीमेंट ट्रेडिंग, यदि आप जो भी काम करना चाहते हो अपनी कंपनी में वो आप यहां पर लिखोगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में, सीमेंट ट्रेडिंग, टॉय ट्रेडिंग, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या आप सीए फर्म खोल रहे हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, हम लोग सीए फर्म है, वो सब यहां पर लिखोगे आप, ठीक है। और इन मेन ऑब्जेक्ट्स को अटेन करने के लिए इंसिडेंटल और क्या क्या मैटर्स हम लोग काम कर सकते हैं वो पार्ट बी में लिख देना। जैसे कि आप सीमेंट ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा कि ऊपर जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं उनके लिए हमें 5 करोड़ तक का लोन लेना है, 3 करोड़ रुपए तक का लोन लेना है, वो सब कहां पर लिखोगे? ये पार्ट नंबर बी में लिखोगे। तो थर्ड क्लॉज क्या हो गया सर? आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। फोर्थ क्लॉज क्या हो गया? लाइबिलिटी क्लॉज हो गया, कि मेंबर्स ऑफ द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। सर लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का एमओए पढ़ रहे हैं अपन, तो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एंड दिस लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। हाउ? 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर में से 6 रुपए अभी तक आपसे मंगा लिए गए हैं ऑन द नेम ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट कॉल, टोटल 6 रुपए आपसे मंगा लिए, यानी हर शेयर पे 4 रुपए मंगाने आपसे अभी तक बाकी हैं। तो 4 रुपए इज द अमाउंट विच इज अनपेड फ्रॉम 10 रुपीज और नॉट? यस सर। तो मान लो हमारी ईशा शेट्टी के पास में 1000 शेयर है इस कंपनी पे, तो 4 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी सर? 4000 रुपए। तो 4000 रुपए is the limited liability of ईशा शेट्टी। यस, तो अपन कैसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं? ऑफ अ कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इससे ज्यादा वो लायबल नहीं होंगे कभी भी कंपनी को पैसा देने को। जब भी कंपनी मंगाए इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। याद आ रहा है? ये सब कैलकुलेशन बताई थी मैंने आपको पहले, जिन्होंने भी शुरुआत से मेरे साथ में टाइम निकाला है, ठीक है। आगे आगे क्या, सॉरी, हाँ, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। इसमें क्या जानकारी देते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल की जानकारी देते हैं। 3 तरीके की जानकारी देते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। कनक, व्हाई आर यू स्लीपिंग? सर इतना बोर बढ़ाओगे तो कोई भी सोएगा, मेरी गलती थोड़ी है, आपकी गलती है, ठीक है। सो द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज। एंड पॉइंट नंबर 6 इज सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होके, हमारा नाम ये है, हमारा एड्रेस ये है, हमारा डिटेल्स ये है, हमने हर एक ने इतने इतने शेयर्स इस कंपनी में लिए हैं, हमारे साइन और विटनेसेस के साइन उनके सामने, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सारी डिटेल्स। अब एक क्लॉज इधर और दिख रहा है, ये 1 पर्सन कंपनी के केस में है। ये जो 7th और 8th क्लॉज है ना, ये 1 पर्सन कंपनी के केस में है। एक तो नॉमिनी क्लॉज आ गया, और एक 7th पॉइंट जो है ना, वो ओपीसी के केस में इस 6th पॉइंट को रिप्लेस करेगा, क्योंकि वहां फिर ओपीसी में तो केवल एक जना होता है, तो इतने जने नहीं होते, तो वहां ओपीसी में केवल उस सिंगल पर्सन का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। और ओपीसी के केस में एक पॉइंट और आ जाता है, नॉमिनी क्लॉज, वो यहाँ पर आया हुआ है। तो सर अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। वो कहां पर दिया हुआ है सर? टेबल A B C D E ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट।
सर आपको हर एक को याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये इतनी सी जानकारी आप लोग याद रख लोगे तो बहुत है। टेबल ए अभी आपके सामने मैंने पूरा पढ़ के बताया। टेबल ए कैसा है? इट इज अ फॉर्मेट फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी, ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ एमओए ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी और जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं होती है। टेबल सी ऐसी कंपनी का फॉर्मेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल। जब अपन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे तो जिसमें लिमिट जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड थी, लिमिटेड बाय शेयर्स थी, लिमिटेड बाय गारंटी थी, ये तो अपन ने दो पढ़ ही रखे थे। एक ऐसी कंपनी भी होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होती है प्लस जिसमें शेयर कैपिटल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ड्राफ्ट कहां दिया हुआ है? टेबल सी में। टेबल डी इज अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसी कंपनी के टेबल डी इज अ फॉर्म फॉर एमओए ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, टेबल ई is format for draft MOA of an unlimited company having share capital as well। तो ये 5 तरीके की कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिए गए हैं। ठीक है, लास्ट लाइन क्या बोल रही है? द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी क्लोज टू द मॉडल फॉर्म्स। ऊपर जो मैंने आपको ये जो मॉडल फॉर्मेट दिखाया ना, आप अपनी कंपनी के लिए जो भी एमओए डिजाइन कर रहे हो वो एज क्लोजली पॉसिबल टू दिस होने चाहिए। जितने इनके पास रख सको उतने पास से, मतलब उतने इनसे मैच होने चाहिए। थोड़े बहुत चेंजेस चलेंगे लेकिन आमूलचूल परिवर्तन जिसमें कि पूरी चीज ही चेंज कर दी आपने, ऐसा नहीं चलेगा। तो जहां तक भी आप अपनी कंपनी के ड्राफ्ट बना रहे, आप अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हो, तो वो इन ड्राफ्ट जैसी भी कंपनी है आपकी, उससे रिलेटेड जो भी टेबल ए वाली है, बी वाली है, सी वाली है, डी वाली है, ई वाली है, उससे पास का पास जितना सेम टू सेम रख सके वैसा होना चाहिए। ये तो हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। बात ध्यान रखना ईशा शेट्टी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कितने कितने फॉर्मेट में? टेबल एबीसीडी के फॉर्मेट में 5 ड्राफ्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी के कंटेंट्स हैं नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, पढ़ना चालू करें इनको? यस, तो एक बार नेम क्लॉज पढ़ना चालू कर भाई शिरीन। अरे समझ में आ रहा है या सब बाउंसर जा रहे हैं? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना कोई भी। उनसा समझ शर्मा, रहे। उनसा शर्मा, तेरे को समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा हाँ। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? सर समझ जाएगा बात। समझ जाएगा। ईशा बांगड़, समझ आ रहा है? यस सर। बानेमी जैन, यस सर। बानेमी जैन, इस बार के टेस्ट में नंबर नहीं लाई ना, वहां आके डंडे मारूंगा तेरे को, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, आईफोन, रिया। यस सर, समझा समझा सर। ठीक है, चलिए पढ़ना चालू करते हैं। ये एग्जामिनर का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए इसमें किसी को भी एक पैसे का भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो आइए, कंटेंट्स कल समझे में अपन ने, आज पढ़ने की देर है, सब समझ में आएगा आपको। आओ पढ़ना चालू करते हैं। नेम क्लॉज, शिरीन जॉन। सर सर हाँ देव। ये जो भी क्लॉजेज है सब सीक्वेंस में याद रखना है ना? अच्छा तो यही रहेगा, सीक्वेंस में रखो। अच्छा तो यही रहेगा। फिर ये मत कर देना कि सीक्वेंस में याद नहीं तो मैं लिख के ही नहीं आता हूँ, फिर जैसा याद है वैसा लिख के आना। बट इट वुड बी बेटर, क्योंकि देख अपन ने जब यहाँ पर मैंने आपको ड्राफ्ट बताया ना स्केड्यूल का, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, तो कोशिश यही करो कि आप भी उसी सीक्वेंस में ही याद करो।
ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट, नेम क्लॉज। The name of the company with the last word limited in case of a public limited company, or the last words private limited in the case of a private limited company. This clause is not applicable on the companies formed under Section 8 of the Act. एक मिनट, कनक, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है रे? विच इज द सेक्शन 8 कंपनी? सर जो एनजीओ और इस पे बना था। हाँ तो बिल्कुल सही है, डर डर मत। तो ये बता उसको टर्म क्या देंगे अपन? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 term? कंपनी को कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं। ऐसा मत लिख देना एनजीओ के लिए जो कंपनी बनती है उसको सेक्शन 8, एग्जामिनर नंबर ही नहीं देगा। ठीक है, क्या लिखेगी? कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। तो अपन ने पढ़ा नहीं था कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव जो कि सेक्शन 8 कंपनी होती है, उनको अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिलती है, पढ़ा था ना? तो वही तो क्लॉज आ रहा है कि सर नाम क्लॉज में जो भी कंपनी का नाम है उसके आगे लास्ट वर्ड्स लगाए जाएंगे, आइदर द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, आइदर द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जैसी भी कंपनी है तो। और ये लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है यदि कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो, यानी कि चैरिटेबल पर्पस के साथ में बनी हुई कंपनी है तो उसे अपने नाम के आगे ये वर्ड्स लगाने से छूट मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ गई। एक मिनट, ये कोई काम का नहीं है, यहां से पढ़ो। फॉर द कंपनीज अंडर सेक्शन 8। For the companies under Section 8 of the Act, the name shall include the word foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust, and the like, etc. तो वहां आप वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा रहे हो ना, वहां पर आप ऐसे वर्ड्स काम में लेंगे जैसे कि फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, एसोसिएशन, ये स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ऐसे तरीके के नाम और ऐसे ही दूसरे नाम काम में लोगे, क्लब, ये सब काम में लोगे। ठीक है, अब ये पढ़ो, अच्छी बात है यहाँ पर आई हुई, पढ़ना है इसको। As per MCA notification dated 5th June 20